तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैप के अंदर हम है नंबर ऑफ एटम्स पर, और हमें जाना है नंबर ऑफ एटम नहीं, वेट ऑफ एटम पर है, और हमें जाना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर। तो वेट ऑफ एटम से मैं निकाल लेता हूँ मोल्स ऑफ एटम। मोल्स ऑफ एटम इज इक्वल टू 2880, लेकिन एएमयू की जगह ग्राम होना चाहिए, तो ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसको। 24 अपॉन इसका GAM, क्योंकि एटम की बात हो रही है, आ गया 16। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी सॉल्व नहीं करेंगे, लास्ट में सॉल्व करेंगे। लास्ट में सॉल्व करने का फायदा आप देखोगे क्या होगा, अगर आप अभी सॉल्व करोगे तो दिक्कत होगी। तो इससे हम चले आते हैं मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल पर। मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएंगे 2880 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन 16। और अपॉन में क्या आ जाएगा, एटोमिसिटी। एटोमिसिटी किसकी, ऑक्सीजन की। कितनी एटोमिसिटी बोलो, 9। ये 9 कहाँ चला जाएगा बोलो, सिखाया था उस दिन भी। ये 3 लोग हैं, 3 में से अकेला कौन है, 9 अकेला है। 9 के नीचे 1 लगाओ तो 9 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो इसके बाद अभी आ गया मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2880 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन 16। मोल से नंबर निकालना हो Na से मल्टीप्लाई, और मोल से मास निकालना हो तो GAM या GMM से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इंटू Na। ये कितना बन जाता है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या आंसर आ गया, 20 आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक है भाई। चले, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एक कंसेप्ट, देखते हैं डेंसिटी। छोटा सा कंसेप्ट है डेंसिटी। ठीक, तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। मास अपॉन वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ बहुत ही कॉमन सवाल पूछता हूँ। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि अ, जैसे हम पूछते हैं हल्का कौन भारी कौन, तो मैं आपसे पूछूं कि कॉटन भारी है या आयरन भारी है, क्या कहोगे, भारी कौन है। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट है, चल रही है रिकॉर्ड। चलो बताओ भारी कौन है, लोहा भारी है या कॉटन भारी। बोलो। अरे बोल जाओ भाई, आपके बोलने पे क्लास आगे बढ़ती है, कोई एक भी बोल जाएगा तो चलेगा। हाँ, कॉटन भारी है, क्या बात है। अरे वो फिजिक्स मत लगाओ, वो एयर डिस्प्लेस वो सब मत करो। मैं सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, आप अपने घर पे किसी को पूछेंगे कि क्या भारी है तो क्या कहेगा, भाई लोहा भारी है ना। ठीक है, तो भारी का मतलब क्या हुआ, मैं लोहा भी 1 किलो ले लूं और कॉटन भी 1 किलो ले लूं, दोनों को वजन करूंगा तो दोनों सेम आ जाएंगे। तो भारी का मतलब क्या, तो यहाँ हम जो भारी की बात करते हैं हमारे आम लैंग्वेज में, उसका मतलब होता है डेंसिटी। है ना, जैसे कहते हैं कि भाई पानी में लोहा डूब जाता है क्योंकि लोहा भारी है। तो यहाँ भारी का मतलब असल में डेंसिटी से होता है, क्योंकि डेंसिटी ऐसी प्रॉपर्टी है जो साइज पे डिपेंड नहीं करती। लोहे की डेंसिटी क्या होगी, वो लोहे की साइज पे डिपेंड नहीं करती, ना मास पे डिपेंड करती, ना वॉल्यूम पे डिपेंड करती। डेंसिटी खुद एक प्रॉपर्टी है, मास और वॉल्यूम उस पर डिपेंड करेंगे, डेंसिटी पर डिपेंड करेंगे। बात समझ में आ रही है, जैसे लोहे की डेंसिटी फिक्स है, चाहे आप उसका मास कुछ भी लो और वॉल्यूम भी कुछ भी लो, डेंसिटी के हिसाब से मास और वॉल्यूम को एडजस्ट होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो जनरली क्या होता है, जो चीज भारी होती है वो डूब जाती है। तो मुझे बताओ, बर्फ भारी है पानी भारी है, बर्फ और पानी में कौन भारी है, यानी किसकी डेंसिटी ज्यादा है। बोलो भाई, बर्फ और पानी में किसकी डेंसिटी ज्यादा है। पानी। बर्फ। बर्फ कह रहे हैं सुमित, और
कोई पानी भी कह रहा है। तो आपने देखा है बर्फ को पानी में डूबते हुए देखा कभी? बर्फ रखा आपने पानी में और बर्फ अंदर नीचे चला गया। नहीं सर। नहीं जाता ना। तो जनरली ऐसा होता है जनरली, कि किसी एक सब्सटेंस है उसका सॉलिड फॉर्म की डेंसिटी, डेंसिटी को मैं रो से रिप्रेजेंट, डी से रिप्रेजेंट करते चलो। तो जनरली ऐसा होता है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सेम लिक्विड की। लेकिन इन केस ऑफ वाटर एंड आइस, किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? आगे भी आप याद रखेंगे, इस पे बहुत से सवाल बनते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ आइस। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात ये हो गई। दूसरी बात मुझे बताओ कि ऑयल ज्यादा डेंस है या पानी ज्यादा डेंस है? आपने कभी सर कभी पानी। पानी। पानी ज्यादा डेंस है? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं ऑयल ज्यादा डेंस है। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब आप जैसे दुकान पे अगर आप सामान खरीदने गए अपने घर में किचन का सामान, और आपने रिफाइंड ऑयल खरीदा उस पर, ठीक है, तो रिफाइंड ऑयल की बोतल है, वो बोतल 1 लीटर की रहेगी। तो 1 लीटर में वजन कितना बताते हैं वो, किसी ने नोटिस किया है? वो 1,000 से ज्यादा वजन बताते हैं, जैसे 1,020 ग्राम, या फिर वो वजन ऐसा बताते हैं 945 ग्राम, 910 ग्राम। क्या कभी नोटिस किया आपने? हाँ, अनिकेत कह रहा है 940, बिल्कुल सही। तो ये किचन में बैठ के पढ़ रहा लग रहा है अनिकेत। अभी चेक करके बताया अनिकेत। अरे नहीं नहीं, किचन में नहीं, सॉरी सॉरी, पहले से चेक किया हुआ है। चलो ठीक है, थोड़ी बहुत मजाक चलती है ना, चलती है ना थोड़ी बहुत, अनिकेत। हाँ, चलो ठीक है। तो देखो इस अनिकेत बता रहे हैं कि 940 ग्राम बिल्कुल सही है। तो 940 ग्राम अगर आप देखोगे तो यहाँ डेंसिटी देखो कितनी आ रही है। मास ये बता रहे हैं 940 ग्राम, और वॉल्यूम ये बता रहे हैं 1,000 ग्राम, 1,000 ml, ग्राम और ml। तो कितना हो गया जरा बताओ, 940 ग्राम पर ml। 0.94। 0.94 ग्राम पर ml। अच्छा, वाटर की जानते हो आप कितनी होती है डेंसिटी? वाटर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर देखो वेरी करती है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर वेरी करती है टेम्परेचर के साथ, ठीक है। टेम्परेचर के साथ डेंसिटी ऑफ वाटर वेरी करती है। लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होती है, और वो होती है 1 ग्राम पर ml। ये मैक्सिमम डेंसिटी, और किस टेम्परेचर पर है? 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यानी डेंसिटी ऑफ वाटर को आप टेम्परेचर के साथ ऐसे कह सकते हो, लगभग ऐसा ग्राफ रहता है। डेंसिटी ऑफ वाटर और ये है टेम्परेचर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर ये मैक्सिमम रहता है, ठीक है। बहुत हल्का फुल्का वेरिएशन होता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम रहता है। दो बातें हो गई डेंसिटी के बारे में। तीसरी बात है इसका यूनिट कन्वर्जन। तो जनरली ग्राम पर ml से 1 ग्राम पर ml में कितना केजी पर मीटर क्यूब होगा? ये एसआई यूनिट हो गई। दिस इज एसआई यूनिट। बोलो, 1 ग्राम पर लीटर में कितना केजी पर मीटर क्यूब? 1 ग्राम पर ml में, जल्दी बोलो। 1000। कैसे निकालेंगे? कन्वर्जन कर सकते हैं ना? कन्वर्जन तो सीखा हमने, ग्राम से यस सर। केजी, 10⁻³
और ml से मीटर क्यूब आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको जाना पड़ेगा पहले लीटर। तो 10⁻³ लीटर, फिर लीटर की जगह 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये आप डायरेक्ट भी अब याद रख सकते हैं स्पेसिफिकली कि 1 ग्राम पर ml होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी बात इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप बॉक्स बना लेना। ठीक है। अच्छा, एक और बात मुझे बताओ, इसका मतलब भी थोड़ा आप समझो है ना। यानी आपने 1 मीटर क्यूब में कितना पानी आएगा, 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ? 1 मीटर क्यूब, पहले मुझे बताओ 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर पानी आएगा? बताओ 1 मीटर क्यूब मतलब कितना लीटर, बोलो। पहले भी डिस्कस कर चुके। 1000 लीटर। 1000 लीटर। ठीक है। अच्छा, इसको आप समझो है, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर। यानी आप अगर एक टैंक बनाते, टैंक मान लो, आप एक फैब्रिकेशन करते हैं टैंक का, और वो टैंक है क्यूबिकल टैंक। ठीक है, आप इमेजिन करो आपके बिल्डिंग में या आपके घर पर छत तो होती नहीं भाई, बड़ी सिटीज में छत तो नहीं होती भाई, गांव वाँव में छत होती है। तो छत पे मान लो टैंक लगा हुआ, आपने इसको फैब्रिकेट किया खुद से। 1 मीटर की आपने हाइट रखी, 1 मीटर की विड्थ रखी, और 1 मीटर की आपने इसकी ब्रेड्थ रखी। तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा, इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? बोलो भाई, इस क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? 1 वन क्या? मीटर क्यूब। वेरी गुड, 1 मीटर क्यूब, 10वीं का सवाल है। अब इस 1 मीटर क्यूब के टैंक में 1000 लीटर का वॉल्यूम है, यानी आप कोई भी चीज इसमें डालोगे तो वो 1000 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। इसको आपको, इसलिए मैं याद रखने को कह रहा हूँ, कभी कभी हम ये कन्वर्जन भूल जाते हैं एग्जाम प्रेशर के अंदर, इसी के वजह से। तो जितना आप किसी चीज को रिलेट कर पाएंगे अपनी डेली लाइफ से, वो इतना आसानी से आपको याद रहेगा। तो इसको ऐसे सोचो, आपने एक टैंक बनाया 1 मीटर क्यूब का, उसमें 1000 लीटर पानी आया। आपकी जो बाल्टी है ना, बाल्टी, बाल्टी में बकेट जो होती है, बकेट में कोई बताएगा लगभग कितना पानी आता है? बकेट में कितना लीटर पानी आता है? चलो ऑप्शन देता हूं मैं, 5 लीटर, 20 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर। 5, सर 20। 20 लीटर। हाँ, 20 लीटर बिल्कुल सही। तो 20 लीटर पानी आता है इसमें आपके बकेट। और ये जो टैंक आप बनाएंगे 1000 लीटर का रहेगा। ये बात समझ में आई? अभी तक इसमें डेंसिटी का कोई रोल नहीं है। डेंसिटी का रोल जब आएगा, जब आप इस 1000 लीटर का मास निकालने जाएंगे। तो पानी के लिए हमने क्या याद किया, 1 kg पर, सॉरी 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये पानी के लिए हमने याद किया। तो इसका मतलब अ, इस 1000 लीटर की टंकी में कितना पानी आ जाएगा, बोलो। 1000 लीटर की टंकी में कितना पानी आ जाएगा, बोलो। 1000 किलो। सही है। 1000 लीटर की टंकी में 1000 किलो पानी, इसका मतलब 1 ml में कितना पानी, कितना ग्राम पानी? लीटर से ml, ये भी 1000 का कन्वर्जन है। और केजी से ग्राम, ये भी कितने का कन्वर्जन, कितने का, बोल। 1000 का। 1000 का। तो इसका मतलब पानी के 1 ml में 1 ग्राम रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप सेकंड पॉइंट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वाटर का, वाटर के लिए 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम। ये कब है? जब वाटर की डेंसिटी ना गिवन हो, या 1 के अलावा कुछ ना गिवन हो। 1 गिवन हो तब भी, और ना गिवन हो तब भी कितनी लेंगे? वाटर की डिफॉल्ट डेंसिटी कितनी लोगे, बोलो। वाटर की डिफॉल्ट डेंसिटी कितनी लोगे, बोलो भाई। 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml। तो वाटर के लिए आप याद रखो, ये स्टेटमेंट याद रखो। वाटर के लिए 1 ml 1 ग्राम होता है।
वाटर के लिए वाटर का 1 ml 1 ग्राम होता है, ऐसा स्टेटमेंट याद रखो, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं। और आप सेकंड पॉइंट के अंदर इस पॉइंट को ऐड कर लो। क्या ऐड करेंगे? सेकंड पॉइंट में ऐड करना, वाटर का 1 ml, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे याद करो उसको, जैसे मैं स्टूडेंट्स को याद करवाता हूँ। वाटर के जितने ml उतने ग्राम। ये अच्छा स्टेटमेंट है। वाटर के जितने ml उतने ग्राम, याद रहेगा भाई, वाटर के जितने ml उतने ग्राम। बोलो। चलो, चौथा पॉइंट देखो आप, लास्ट पॉइंट डेंसिटी के बारे में। एक चीज होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन 1 ग्राम पर ml। यानी असल में डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ही है, लेकिन यूनिट लेस। ठीक है, यानी इसको ऐसे समझो आप, इफ ऑयल हैज अ डेंसिटी ऑफ, if oil has a density of 0.94 ग्राम पर ml, तो बताओ इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? बोलो भाई, बोलो भाई, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? बहुत आसान है, यूनिट लेस है बस। आंसर आपको यही देना है, लेकिन कैसे देना है? यूनिट लेस, क्योंकि यूनिट इसकी कैंसिल हो जाती है। तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? बोलो, बोलो भाई। ऑयल की डेंसिटी अगर 0.94 ग्राम पर ml है, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? जल्दी बोलो। 0.94। 0.94, 94। विदाउट एनी यूनिट्स। बात समझ में आई भाई? चलो, तो ये इतनी बातें आप डेंसिटी के बारे में नोट कर लो। अभी हम फिर इस पर कुछ सवाल करते हैं, ठीक है? चलो, नोट करो इसको, ऊपर का सवाल और ये दोनों चीजें नोट करो। जल्दी करो, नोट करने का काम थोड़ा सा जल्दी किया। चलो, क्वेश्चंस करते हैं आप। जैसे वाटर के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ml वाटर। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ml वाटर। ठीक है, कैसे करेंगे इसे? अब देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और वेट वाला जो मैप है, उसके अंदर अभी तक वॉल्यूम का कोई मेंशन है ही नहीं। तो ये सवाल कैसे करेंगे फिर? तो वाटर के लिए लाइन याद रखनी। क्या लाइन याद रखनी भाई, कोई बोल के बताएगा? वाटर के लिए क्या याद रखना है, बोलो। जितने ml उतने ग्राम। वाटर के जितने ml उतने ग्राम, तो डायरेक्ट आपको वेट मिल गया वाटर का। वेट मिल गया। कितना वेट हुआ भाई 10 वाटर? ग्राम्स होगा सर। हाँ 10 ग्राम्स होगा। हाँ, 10 ग्राम्स। वेट ऑफ वाटर इज 10 ग्राम्स। तो अगर वेट ऑफ वाटर 10 ग्राम है, अब ये सवाल हो जाएगा भाई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको पूछा है यस सर। और वेट आपको गिवन है, इसका जीएमएम ले लेंगे। कर लोगे? ये कर लेना भाई खुद से। कभी कभी ये चेंज कर देता है, सब्सटेंस को चेंज कर देता है। जैसे मुझसे पूछा है, एथेनॉल हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.95। एथेनॉल हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 0.95। तो आपसे पूछा है, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम
that has 1.806 into 10 raised to 22 molecules. Ethanol has a specific gravity of 0.95. Calculate its volume that has 1.806 into 10 raised to 22 molecules. Attempt करो भाई इसमें. आपको यहाँ पर मैप की कोई चीज गिवन नहीं है आपको, बल्कि सॉरी, मैप की एक चीज गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम चले जाएंगे. एन अपॉन एन ए इज इक्वल टू वेट अपॉन जी एम. मुझे पता है वॉल्यूम पे जाने के लिए अगर डेंसिटी गिवन है और वॉल्यूम पे जाना है तो सीधी सी बात है कि वेट पे जाना पड़ेगा. और वेट पे जाने के लिए फॉर्मूला है 1.806 इंटू 10 raised to 22 अपॉन एन ए. Na is 6.02 इंटू 10 raised to 23. Na के दो रूप है, एक Na और एक उससे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू. सवाल के हिसाब से जो सूटेबल होगा वो हम लिखेंगे. यहाँ पर इसकी वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी. आप इज इक्वल टू वेट अपॉन जीएमएम. वेट हमें नहीं पता, जीएमएम इसका 46, तो ये आ जाएगा 0.3, यानी 0.03. 46 इंटू 0.03. ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 4×3 = 12, 6×3 = 18, 138, और 138 1.38 ग्राम. 1.38 ग्राम आ गया, लेकिन हमें इसका वॉल्यूम चाहिए. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.95 डेंसिटी है ग्राम पर एमएल. तो ऊपर रखा आपने ग्राम में वेट, तो नीचे आ जाएगा वॉल्यूम एमएल. ठीक है, तो वॉल्यूम आ जाएगा 1.38 अपॉन 0.95. ठीक है, कर लोगे इसको सॉल्व, आप खुद से कर लेना. ठीक है, ठीक है, हो जाएगा. तो ये यस सर. 1.4 के आसपास कुछ आ जाएगा. और किस में आएगा आंसर? आंसर आएगा एमएल में. ठीक है, 1.42 ऐसा कुछ आ जाएगा लगभग. क्लियर है भाई? कितने लोगों का आ गया था? 1.45 कह रहे हैं अनिकेत. ठीक है, किस किस का आ गया था जरा बताओ भाई, चैट में हैंड रेस करो. चलो, बहुत अच्छा, वेरी गुड. ठीक, चलो. तो ये हो गया वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स और डेंसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स. अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं. कैलकुलेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. तो इसको, इसका भी फॉर्मूला मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद ही डिराइव करेंगे इसका फॉर्मूला. मुझे बताओ कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2 कंटेन्स कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन? बोलो जल्दी बताओ. H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन? बताओ भी. सर 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड. 10 प्रोटॉन 10 प्रोटॉन. और सर न्यूट्रॉन भी शायद 10. न्यूट्रॉन कितने रहेंगे? हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन इज 1H1, यानी हाइड्रोजन के पास क्या नहीं है? न्यूट्रॉन नहीं है. न्यूट्रॉन नहीं है. इसका मतलब 8 न्यूट्रॉन्स रहेंगे. ये बात सबको समझ में आई भाई? जैसे मैं आपसे कहूं कि LiCl है, LiCl,
तो LiCl के अंदर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन, LiCl और ये Cl, LiCl को भी रहने दो आप, दूसरा कुछ लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया H3O+, ठीक है। इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जरा बताओ। प्रोटॉन कितने रहेंगे जितना इसका Z है, Z कितना है। सबसे पहले आप प्रोटॉन लिखेंगे, ये भी याद रखना भाई, सबसे पहले आप लिखेंगे प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं, ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन बताओ। 8 प्रोटॉन। और हर हाइड्रोजन के पास एक एक प्रोटॉन, यानी कितना हो गया, बोलो भाई। 11। 11 तो हो गया प्रोटॉन। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, ये प्रोटॉन के बराबर ही रहते हैं, बस अगर आप इसे कम ज्यादा करेंगे तो चार्ज जनरेट हो जाता है। जैसे पूरे H3O+ पर चार्ज है +1 का, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से या एक इलेक्ट्रॉन कम है, बोलो भाई। कम है सर, एक एक कम है। इलेक्ट्रॉन कम है। एक कम है तभी तो आया होगा। तो पहले प्रोटॉन देखो, आप प्रोटॉन को चेंज नहीं कर सकते, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, वो फिक्स रहेगा। आप इलेक्ट्रॉन को घटाओगे बढ़ाओगे तो उसके हिसाब से चार्ज आएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है एक, यानी कितने हो जाएंगे बोलो, कम है तो 10। 10। 10। अच्छा, न्यूट्रॉन भी आप चेंज नहीं कर सकते, बस न्यूट्रॉन आपको याद रहना चाहिए कि न्यूट्रॉन कितने होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं है। सोडियम के पास कितने न्यूट्रॉन है बोलो, सोडियम इज 11 Na 23। 11 Na 23 मतलब इसके पास इसका Z 11 है और इसका A 23 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में जो बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, बिल्कुल भी नहीं जानते, मैं बता देता हूँ। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है बेटा A-Z। ठीक है, तो A-Z, जैसे यहाँ देखो इसका A कितना है, A है इसका 1, और Z भी कितना है, Z भी है 1। ठीक है, तो बताओ कितना हो जाएगा इसके लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 0। सर, हाँ बोलो। वो जो एन रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? हाँ हाँ, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में लिख रहा हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं सही हमारे नोटेशन के हिसाब से लिखूं तो ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बोलो, यहाँ कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सोडियम में, 12। 12 हो जाएंगे, वेरी गुड। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ इस टाइप के सवालों में, और उसके बाद हम इस सवाल को करते हैं। पहले प्रोटॉन न्यूट्रॉन का थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। देखो, एक तो है हाइड्रोजन, एक है ड्यूटीरियम, एक है ट्रीटियम। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके सामने है Cl35, Cl37। ठीक है, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ कुछ सब्सटेंसेस भी लिख रहा हूँ, यानी जैसे मैंने लिख दिया यहाँ D2O, मैंने लिख दिया यहाँ पे NH4+, मैंने यहाँ लिख दिया SO4 2-। ठीक है, तो इन सब में हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे बताने। ठीक है, चलो, तो बताओ भाई, आलोक बताओ कितना लिखूं हाइड्रोजन के नीचे, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक ही क्या, प्रोटॉन और प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। 0 न्यूट्रॉन, वेरी गुड। ड्यूटेरियम क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप, जो 1D2 होता है, 1D2। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कितने फिर से, हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन कितने आलोक बोलो, एक इलेक्ट्रॉन। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते बेटा, लेकिन डाउट में आप स्पेसिफिक रहा करो कि आप क्या पूछना चाहते हैं। ऐसा आप कहेंगे कि सर मैं
तो आप पहले दिन से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल भी समझ नहीं आया तो कैसे चलेगा। जिस वक्त आपका डाउट आए उसी वक्त पूछा। चलो, तो इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? इलेक्ट्रॉन एक है। प्रोटॉन कितने होंगे? तो एक। प्रोटॉन भी एक होगा। न्यूट्रॉन कितने रहेंगे? जीरो। जीरो नहीं बेटा, ये इसको आप याद रखो, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। मुझे लगा कि ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह में आता है ना, CH3 CD3। तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, A1H1। ड्यूटीरियम होता है 1D2। और ट्रीटियम होता है 1T3। ठीक है। तो मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। आप सबसे पहले लिखेंगे बेटा प्रोटॉन। सबसे पहले प्रोटॉन ये रहा, वन, वन और वन। प्रोटॉन आ गए, वन, वन और वन। इलेक्ट्रॉन उतने ही रहते हैं जितने प्रोटॉन है, और अगर इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा होता है तो चार्ज में दिखाई देता है। तो चार्ज में नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? वन, वन और वन। न्यूट्रॉन्स कितने हैं देखो जरा, इसमें से ये घटाओ, वन में से, एक। यहाँ पे जीरो, यहाँ दो में से एक यहाँ घटाओ, पे जीरो। एक। और यहाँ। दो। चलो, अब आप इसको कंप्लीट कर लो। इसमें भी मैं एक आध समझा देता हूँ, चार्ज वाला भी, फिर आप खुद से कर लेना। चार्ज वाला भी मैं एक आध समझा देता हूँ। जैसे मैंने बताया, मान लो मैं कह रहा हूँ SO4 2- का चार्ज हम देखते हैं। SO4 2-, इसमें H3O+ भी ले लो, प्रैक्टिस हो जाएगी। टाइम हमारे पास है प्रैक्टिस के लिए। तो SO4 2- में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन? क्या लिखेंगे बोलो? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हैं प्रोटॉन। सल्फर के पास? सल्फर के पास प्रोटॉन कितने हैं बोलो? 16। 16। 16 में 16। जोड़ना पड़ेगा मुझे, 16 में जोड़ना पड़ेगा। हर ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन? 8। 8। 8। 8 चौक 32, 32 और 16 यानी कितना हो गया? 34। हाँ, 48 है ना? सही है। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है, या उतने ही? ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन कम, ज्यादा है, ज्यादा है। कितने दो ज्यादा? ज्यादा है। कितने ज्यादा है? दो 50 दो आएंगे। ज्यादा है, तो कितने हो जाएंगे बोलो? 50 हो गए? हम्म। बोलो भाई, सही है। न्यूट्रॉन बताओ जरा कितने हाँ। हैं? तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर ही रहते हैं। आ, अगर ऐसा हो कि ये आपका जेड, जनरली देखो, जैसे He है, 2He4। जैसे आपका कैल्शियम है, 20 कैल्शियम 40। क्या मतलब है? जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन, या कभी कभी इससे एक, एक आध कम ज्यादा रहता है। तो वो आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि किसके लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर रहते हैं। तो सल्फर के लिए 16, और 16 सल्फर 32 रहता है। और ऑक्सीजन के लिए 8O16 रहता है ना? देखो, सल्फर 16, 32, और ऑक्सीजन 8, 16। इसका मतलब प्रोटॉन कितने हैं? 48। तो न्यूट्रॉन भी कितने होंगे बोलो? 48। 48। 48। वेरी गुड। अब इस टेबल को आप खुद से कंप्लीट करो जरा, जल्दी करो। ये टेबल को आप खुद से। सर, हाँ बोलो। एक एक मिनट के लिए आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं क्या? मेरा ऊपर का नहीं लिखा है मैंने। ऊपर मतलब कहाँ पर? हाँ, यही यही बस, ये इतना ही, इतना ही। नहीं कोई बात नहीं, इसको, ये तो हमने यहाँ देखा ना बेटा, ये सेम चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं। आप देख भले ही लो क्या किया हमने, लेकिन ये सेम चीज हम नीचे कर रहे हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पर। ठीक है सर, चलेगा। ठीक है, चलो नीचे इसको कंप्लीट कर लो हाँ। आप। इसको लिखो जल्दी से। जो क्वेश्चंस हैं इनको आप अटेम्प्ट करो।
जल्दी करो। तो यहाँ पर भरते हैं भाई इसको, देखो ये होता है 17, इसका जेड होता है 17, तो यहाँ भर दिया मैंने 17, और यहाँ भी लिख दिया मैंने 17, ये भी 17, ये भी 17। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है। 17 और 17, ये जो लिखा हुआ ये इसका एटॉमिक मास नंबर है। कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर न्यूट्रॉन? 18। 18। हाँ हो जाएगा 20। 18 और सेकंड 20। पे। चलो 20। D2O को भरते हैं, D2O में 8 और 2 10, तो इलेक्ट्रॉन 10। हो जाएंगे 10, इलेक्ट्रॉन भी 10। और और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी 10। न्यूट्रॉन 10। बहुत अच्छा, ये हो जाएगा 7 और 4 11, और ये 11 से एक कम 10, और न्यूट्रॉन्स और आते ही रहेंगे। 7। 7 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये है 8 चौक 32 और 15 47, और 47 और 3 50, और न्यूट्रॉन जो है वो कितने रहेंगे? 48। 47। ये कितने? 3। 8, 48। 32 और 15 बेटा, 15 नहीं 16, 48, वेरी गुड, 48। H3O प्लस हम देख चुके हैं पहले भी। H3O प्लस के पास प्रोटॉन हो जाएंगे 8 और 3 11, इलेक्ट्रॉन एक कम है 11। 10, और 10। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8। 8। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन, ऐसा करते हैं, इसको 2.2 ग्राम ऑफ H3O प्लस। ठीक है, तो एक सवाल मैं बता देता हूँ आपको। तो मुझे बताओ कि पहले इसमें हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं, और फिर देख लेते हैं हर मॉलिक्यूल में कितने हैं। तो इससे पहले ना, इस सवाल से भी पहले, तो ताकि फॉर्मूला आप खुद डिराइव करें, इस सवाल से पहले मुझे बताओ कि अगर मेरे पास एक आयन है H3O प्लस का, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आ गए। ठीक है, तो अगर मेरे पास 10 आयन है H3O प्लस के, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे? बोलो। एक के लिए इतना है, 10 के लिए कितना होगा, जल्दी बोलो। सर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको। हाँ क्या कह रहे हैं? 10 से मल्टीप्लाई 10 करेंगे से सबको। मल्टीप्लाई, वेरी गुड, कितना हो जाएगा? 100, 110 और 80। सही है। इसका मतलब आप कोई फॉर्मूला बता रहे हैं मुझे, आप ये कह रहे हैं कि सर नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको निकालना हो, तो आप ऐसा किया करो, नंबर ऑफ, यहाँ पर जो भी आपके पास रहे आयन या मॉलिक्यूल, जो भी है, आयन भी हो सकता है मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इनटू, इनटू ये मैं प्रोटॉन कैसे निकाल रहा हूं? क्या मैं कह सकता हूं कि मैं जेड को ऐड कर रहा हूं? क्या ये सिग्मा जेड है? नीट वालों, सिग्मा तो आपको पता होगा, सिग्मा मतलब हर बार बार ऐड करने को सिग्मा कहते हैं। क्या हम जेड को बार बार ऐड कर रहे हैं? 3 H है, तीनों का जेड और O का जेड, सही बात है, बोलो भाई। हाँ सर। यस सर। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ जरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ आयन या मॉलिक्यूल। क्या लिखूं इसको? थोड़ा अलग लिखना पड़ेगा, जेड को तो आप ऐड कर ही रहे हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर स्टार लगा रहा हूं। समझ जाओगे स्टार का मतलब? हाँ सर। स्टार का मतलब आपको इसे एडजस्ट करना है। कैसे एडजस्ट करना है? अगर इलेक्ट्रॉन, अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो प्रोटॉन से, और पॉजिटिव चार्ज है तो बोलो। कम कर दो। कम करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ जरा। नंबर ऑफ आयन या मॉलिक्यूल इनटू, क्या करूं, किसका सिग्मा करना है? अब इसको आप न्यूट्रॉन भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो न्यूट्रॉन ही लिख दो डायरेक्ट, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। A-Z होता है बेसिकली ये, लेकिन अभी आप न्यूट्रॉन भी लिखेंगे तो चलेगा। बात समझ में आ रही भाई? बोलो।
ए माइनस जेड भी आप यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ न्यूट्रॉन लिखा, चलेगा भाई? यस सर। चलो अब अगर आप मैप को देखेंगे, यहाँ पर मैं वापस से यहाँ पर मैप बना रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो पूरा मैं मैप नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ मॉलिक्यूल का मैप बना रहा हूँ। नंबर मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ क्या था, वेट ऑफ मॉलिक्यूल, उल्टा बना दिया थोड़ा मैंने, लेकिन ठीक है। अब इस मैप में एक और चीज ऐड हो गई है, फिर से मैप अपडेट हो गया। क्या चीज ऐड हो गई? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रही बात? बोलो, बोलो भाई। यस सर। तो क्या वेट से नहीं निकाल सकते हैं? अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से निकाल सकते तो क्या वेट से नहीं निकाल सकते? अरे बोलो भाई। जैसे मैं आपसे कहूं कि अभी हमने जो सवाल लिखा था, यस सर, निकाल तो सकते हैं बट सिर्फ एक स्टेप बढ़ जाएगा ना। हाँ एक स्टेप बढ़ जाएगा, 2.2 ग्राम H3O+। इसमें आपको बताना नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो पहले मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H3O+ निकाल लेता हूँ, सॉरी आयंस ऑफ, ठीक है, यस सर। अपॉन Na इज इक्वल टू, बोलो, वेट अपॉन, 2000 GMM। तो सर नंबर ऑफ, वेट आएगा 19, नहीं सॉरी GMM आएगा 19। जीएमएम कितना आएगा? 19, सही है। सॉरी 19 आएगा ना, इसको थोड़ा चेंज करो आप, 3.8 ग्राम कर दो। तो ये आ गया बेटा 3.8। अब एक बात ध्यान से सुनो, इस प्लस की वजह से इसका जीएमएम चेंज होगा या नहीं होगा, कोई बताएगा? चेंज होगा ना सर? चेंज कैसे होगा बोलो? इलेक्ट्रॉन का वजन कोई मायने रखता है हमारे लिए? ओके। नहीं सर, नहीं सर नेगलेक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कम ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना हमारे ऊपर। सॉरी सर। तो इसका मतलब कितना होगा, 16 और 3, बोलो कितना हुआ, 19 इंटू, ये आ गया, ठीक है। तो क्या आप आगे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं, बोलो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, बोलो भाई, यस सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर। बस फिर ठीक है, यही कंसेप्ट मुझे पढ़ाना था। अब इस पे कई सारे सवाल है, अवस्थी के अंदर भी, और इसके अंदर थोड़े कम है नीरज कुमार के अंदर, लेकिन अवस्थी के अंदर कम से कम 10 सवाल इसके दे रखे हैं, इसलिए टॉपिक पढ़ाना जरूरी था। वो 10 सवाल भी होमवर्क में अभी मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो आप इसको जल्दी से नोट कर लो, और यही हमें पढ़ना था। मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ, जल्दी करो। लिख लो भाई इसको। इज न्यूक्लियन एंड एटॉमिक मास आर सेम? हाँ भाई नमन, न्यूक्लियन का टोटल जो होगा, जैसे न्यूक्लियन अगर 20 है टोटल, पहले बता देता हूँ न्यूक्लियन किसे कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को मिला के न्यूक्लियन कहते हैं। लेकिन उस सब की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, जो मेथड बता रहा हूँ उसी से सॉल्व करोगे तो आसानी से हो जाए, ठीक है। वैसे न्यूक्लियन का मास, जैसे 16 न्यूक्लियॉन्स है टोटल, तो 16 AMU उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 1850 इलेक्ट्रॉन मिला के एक प्रोटॉन के बराबर होते हैं, इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है।